हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। लेट अस स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 आई एम टेकिंग। टॉपिक है आपका कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। इसी में हम एडजस्टमेंट सीखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स दिया हो तो हम उसे मंगा लेते हैं, और कॉल्स इन एडवांस दिया हो तो उसे वापस कर देते हैं। और क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ। Anand Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2018. और उसकी लाइबिलिटीज हमें दे रखी थी ट्रेड क्रेडिटर्स 1,30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 36,800, सैलरी ऑफ 3 क्लर्क फॉर 4 months एट द रेट ऑफ 8,000 per month per clerk, wages of 2 workers for 3 months at the rate of 4,000 per month per worker। फिर कैपिटल दे रखी है आपको 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 7 कॉल्ड, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 कॉल्ड अप, और कॉल इन एरियर दे रखे हैं 20,000 के। Calls in advance दे रखी है on preference shares and on equity shares. Then you are given with assets realized, which is 1,94,800, and the expenses of liquidation जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं liquidators remuneration के बाद, वो given है आपको 3,000। Preference shareholders have no prior right as to the capital. Prepare liquidators final statement of account. इस लाइन का क्या मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रायर राइट नहीं है, मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी के अधिकार बराबर हैं। मैंने आपसे कहा कि कॉल इन एरियर्स हो। यस मैम 11 लाख मैम एसेट्स राइज 11 लाख है। ओके, टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स जो है वो हम मंगवा लेंगे, और वो कितनी है हमारी 20,000 की, एंड वी विल अज्यूम दैट दे आर रिकवर्ड इन फुल। और जो कॉल्स इन एडवांस है वो हम वापस कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय रिटर्न ऑफ कॉल्स इन एडवांस। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने वापस कर दिए 60,000, और इक्विटी शेयर्स को वापस कर दिए 25,000। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारे पास 85,000। अब हम बाकी क्वेश्चन नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लीगल चार्जेस, वो है नहीं। लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमने सीधा लिख दिया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब टर्न आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को काउंट करने की। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को काउंट करने के लिए आपको दिया हुआ है सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स for 4 months at the rate of 8,000 per month, ये दिया हुआ है हमें। 3 क्लर्क हैं, 4 महीने की 8,000 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपए सैलरी हो गई एक क्लर्क की। एक क्लर्क की 20,000 से ज्यादा प्रेफरेंशियल नहीं हो सकती थी, मैंने आपको बताया था। यस मैम। 12,000 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन प्रेफरेंशियल। 4 महीने की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब लिक्विडेट होता है उससे पहले के 12 महीने की सैलरी होनी चाहिए, उसमें से 4 महीने की प्रेफरेंशियल हो सकती है। तो 4 महीने की है, 8,000 रुपए पर मंथ है, तो 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बनती है 32,000। लेकिन हमारी मैक्सिमम प्रेफरेंशियल की जो लिमिट है वो कितनी है, दैट इज 20,000 पर मंथ। तो इसका मतलब हम एक पर्सन की 20,000 से ज्यादा प्रेफरेंशियल नहीं मान सकते। तो 20,000 प्रेफरेंशियल हो गई और 12,000 नॉन प्रेफरेंशियल हो गई, तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग की 60,000 प्रेफरेंशियल। यस
हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। उसके बाद आपको 2 वर्कर दे रखे हैं जिनकी 3 महीने की वेजेस हैं और वो वेजेस हैं 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो 2 वर्कर की 3 महीने की, तो 4 महीने तक प्रेफरेंशियल होती है, तो 3 महीने की हम सारी की सारी प्रेफरेंशियल कर सकते हैं। तो 4,000 इंटू 3 कितनी हुई? 12,000। और क्योंकि ये 20,000 से कम है तो सारी की सारी प्रेफरेंशियल है, और 2 वर्कर्स की है तो टोटल प्रेफरेंशियल कितनी हो गई? 24,000। तो हमारे पास 60,000 एक प्रेफरेंशियल आए थे, 24,000 के दूसरे आ गए, तो टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मेरे पास कितने हो गए? 84,000 के। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे पास कितने हो गए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स क्वेश्चन में मुझे दिए हुए हैं 1,30,000 के, और 24,000 के ये मेरे पास हो गए, जो ये वाले 24 नहीं 36,000 सॉरी। और बैंक ओवरड्राफ्ट मुझे दिया हुआ है 36,800 का। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने हो गए? इट कम्स टू 2,02,800। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अमाउंट आ गई 84,000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट आ गई 2,02,800। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। अब ये वाली अमाउंट हमने अपने अकाउंट में लिखनी है, जो हम अकाउंट बना रहे थे, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने लिखने हैं अपने क्रेडिटर्स, जो हमारे पास प्रेफरेंशियल निकाले हमने 84,000 के और अनसिक्योर्ड निकाले 2,02,800 के। सो लेट अस राइट दैट। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये हमारे आए 84,000, और बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये हमारे आ गए 2,02,800। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितना अमाउंट है, ये सब निकालने के बाद जो हम पे कर रहे हैं। सो वी विल टोटल आवर अमाउंट 11,94,000 प्लस 20,000। हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 12,14,800। इसमें से हमने क्या क्या दे दिया? 3,000, देन हमने माइनस कर दिया 85,000, देन हमने माइनस किया 84,000, देन हमने माइनस किया 2,02,800। तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स आ गई, इट कम्स टू 8,40,000। अब उसने कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स को कोई राइट नहीं है, प्रायर राइट, वो बराबर हैं इक्विटी के। तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, जो 10 रुपए वाला था वो 7 पेड अप था, और मेरे पास इक्विटी शेयर्स भी 1 लाख थे, जो 10 रुपए वाला 6 पेड अप है। अब यहाँ पर भी डिस्पैरिटी आ गई। तो जो मैंने आपको कल टॉपिक करवाया था, रिमूविंग ऑफ डिस्पैरिटी, अब आप देखिए मुझे डिस्पैरिटी रिमूव करने के लिए इन प्रेफरेंस शेयर्स को 1 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 6 रुपए दे रखे हैं और उन्होंने 7 रुपए दे रखे हैं। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? इट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 7 और ये 5 है, सॉरी। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 2 रुपीज इनको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिन्होंने पहले ज्यादा दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज मेरे को देने पड़ेंगे, तो वो इक्विटी के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। मेरे पास बैलेंस अवेलेबल था 8,40,000, उसमें से मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्पैरिटी दूर करने के लिए दे दिया 2 लाख। अब मेरे पास कितना बच गया? 6,40,000 बच गया, और ये 6,40,000 मुझे प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को देना है। और अब दोनों ही, ये वाला भी 5 पेड अप हो गया है और ये भी 5 पेड अप हो गया है, तो आई कैन ऐड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो 6,40,000 मुझे बांटना है 2 लाख शेयर होल्डर्स में। तो 2 लाख शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए पर शेयर मेरे पास कितना रेट आया?
3.20। तो अब प्रेफरेंस को मैंने पहले कितना देना था, 2 रुपए, अब कितना देना है, 3.2। तो टोटल उनको कितना पे कर दूंगी, 5.2। तो आई विल राइट हियर बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 1 लाख शेयर होल्डर हैं और उनको हम पे कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 5.2। एंड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख शेयर्स हैं और इनको हम पे कर रहे हैं 3.2। तो ये हो गया 5,20,000 और ये हो गया 3,20,000 और टोटल आ गया आपका 12,14,800। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, let us do one more question. Illustration number 12 I am taking. The Garden Limited went into liquidation on 31st March 2018. Its balance sheet as that date was given below. आपको शेयर होल्डर्स दे रखे हैं, मैं यहाँ साइड पर लिख रही हूँ 1200 cumulative preference shares of rupees, then fully paid है ये 1000 A category equity shares of rupees 100 each, 75 paid up. 1000 B category shares of rupees 100 each, 60 paid up. ये आपको 3 तरह के शेयर्स दिए हुए हैं। देन P&L का बैलेंस दिया हुआ है, लॉस 30,700, लोन दिया हुआ है जो कि सिक्योर्ड है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। देन करंट लायबिलिटीज हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर सैलरीज एंड वेजेस, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन compensation. Then you are given with the assets. Liquidator was appointed with a remuneration of 3% on amount realized with the exception of cash and 2% on amount distributed among unsecured creditors other than preferential. The dividend on preference shares were in arrears for 2 years. Land and building realized 30,000 and other assets excluding cash realized 2 lakh. Liquidation expenses 4,000. Prepare liquidator's final statement of account. So let us make liquidator's final statement of account. सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैश which is 14,300. इसके बाद आपको दिया हुआ है assets realized 2 लाख, ठीक है। देन आपको दिया हुआ है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। ऑन एसेट रियलाइज्ड इट इज गिवन टू यू 3% ऑन एसेट रियलाइज्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश। और एसेट्स जो है लैंड एंड बिल्डिंग भी रियलाइज हुई थी 30,000 जो कि क्रेडिटर्स के अगेंस्ट थी। तो टोटल एसेट रियलाइज्ड है 2,30,000। तो 3% ऑन 2,30,000 ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,900. Then you are paying liquidation expenses which are given to you 4,000. डिबेंचर होल्डर्स गिवन नहीं है आपको। देन टर्न आती है आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे, एक तो थे क्रेडिटर फॉर सैलरी एंड वेजेस 12,000 की और एक लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3,000। तो टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे 15,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर रेम्यूनरेशन देना है बट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पर नहीं देना, इसलिए उसके ऊपर हम रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। देन टर्न आती है आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो कि दिए हुए हैं आपको ट्रेड क्रेडिटर्स 60,000। तो 60,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और कौन से हैं, एक आपको दिया हुआ था लोन जो कि 40,000 का था जो लैंड एंड बिल्डिंग से सिक्योर्ड था। 40,000 का लोन था। बिल्डिंग आपकी रियलाइज हुई थी 30,000 की, तो 10,000 जो है वो अनसिक्योर्ड रह जाएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 10,000 ये पार्टली सिक्योर्ड में से आ गया, तो टोटल कितना हो गया 70,000। इस 70,000 पे आपको रेम्यूनरेशन देना है 2%। तो 2% ऑन 70,000 ये आपका आ गया 1,400। अब हम देखेंगे हमारे पास बैलेंस कितना बचता है। तो मेरे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल
कितना 2,14,300 2,14,300 अवेलेबल था। इसमें से मैंने पे किया 6,900, देन मैंने पे किया 1,400, देन मैंने पे किया 4,000, देन 15,000 एंड देन 70,000। ये सब पे करने के बाद मेरे पास बच गया 1,17,000। ठीक है, अब 1,17,000 बच गया और मुझे पे करना है इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी 1200 शेयर हैं 100 रुपए का एक, तो मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 1,20,000 की। 1,70 में से मुझे पे करना है 1,20,000, तो क्या मैं पे कर सकती हूँ 1,70 में से 1,20,000? नो मैम। इस 1,70,000 में से 1,20,000 पे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मेरी डिस्पैरिटी दूर करने के लिए मुझे कॉल मंगवानी पड़ेगी, और ये कॉल मैं अभी मंगवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ एज्यूम करूंगी कि मैंने मंगवा ली। तो मंगवा क्या सकती हूँ मैं? पहले इक्विटी शेयर 1,000 रुपए वाले जो कि 100 के हैं, इनके ऊपर कितना आया हुआ है? 75 रुपीज। कितना और मंगवा सकते हैं? 25। तो मैंने एज्यूम किया कि मैंने इस 1,000 पे 25 मंगा लिए, तो मेरे पास 25,000 रुपए आ गए। यहां मैंने लिख दिया ए, कि ये मैंने ए से मंगवाए। बी से मैं कितने मंगवा सकती हूँ? 40, तो 1,000 इंटू 40 मेरे पास आ गए 40,000 रुपए। अब टोटल मेरे पास 1,17,000 पहले थे, और 25 और 40 मेरे पास अगर आ जाएं तो मेरे पास कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1,82,000। अब मुझे उसके बाद इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देनी है, जो कि है 1,20,000 की। तो 1,20,000 में पे कर दूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 62। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000। जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उनके आगे लिखा हुआ था कि वो नॉन क्यूमुलेटिव हैं। नॉन क्यूमुलेटिव हैं तो जो डिविडेंड दिया हुआ है वो मुझे नहीं देना है। तो मैंने 1,20,000 की पेमेंट कर दी। अब मेरे पास कितने बच गए? 62,000। ये मुझे देने हैं इक्विटी शेयर्स को, और इससे 25 रुपए मंगाने के बाद और इससे 40 रुपए मंगाने के बाद ये भी 100 का पेडअप हो गया और ये भी 100 का पेडअप हो गया। और जब पेडअप वैल्यू सेम हो तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास 62,000 रुपए हैं जो मैंने 2,000 शेयर्स को देने हैं। तो मुझे एक शेयर को कितना देना हुआ? 31 रुपए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, एक ए था और एक बी था, दोनों को मुझे 31 रुपए देने हैं, और मैंने एज्यूम किया था कि इससे मैंने 25 रुपए मंगवाए। ये मैंने देने, ये मैंने मंगवाए थे। अब एक बंदे को 31 रुपए देने हैं, उससे 25 रुपए मंगवाने हैं, तो बेटर नहीं है कि मैं उसको 6 रुपए दे दूं? और एक बंदे से 31 रुपए उसको देने हैं और 40 रुपए उससे मंगवाने हैं, तो क्यों नहीं उससे 9 रुपए मंगा लूं? क्या सही तरीका है? यस। मंगवाना और 9 रुपीज मंगवा। अब मुझे जिसको 6 रुपए देने हैं उसको तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाय 1,000 ए कैटेगरी इक्विटी शेयर होल्डर्स। मुझे 1,000 शेयर होल्डर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करनी है, 6,000। और जिनसे मंगवाने हैं बाय कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स बी कैटेगरी 1,000 शेयर्स पे 9 रुपीज, इससे मैं 9,000 मंगा लेती हूँ और ये मेरा बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मैम यस बोलिए। मैम एक बार ये 1,82,000 का अमाउंट बताओगे मैम? आपके पास 1,17,000 यहाँ से आया, ये समझ में आ गया?
हाँ ये तो आ गया मैम। अब जब मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, कंपनी के पास पैसे कम पड़ जाएंगे, तो कंपनी के पास लास्ट जो सोर्स है कि कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा मंगा सकती है, वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने अभी तक नहीं दिया। तो एक शेयर होल्डर जो 100 रुपए वाला था उसने 75 दे रखे हैं, तो वो 25 रुपए और दे सकता है कि नहीं दे सकता? उसकी लायबिलिटी बनती है ना ये। यस मैम। तो हम ये मान लेते हैं कि 1000 के ऊपर हमने 25 रुपए इससे मंगा लिए, और फिर हम मान लेते हैं कि हमने 20 से 1000 के ऊपर 40 रुपए मंगा लिए। हमने ये मंगाए नहीं, हमने ये मान लिया कि हम ये मंगा लेते हैं तो कितना पैसा आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ बचता है तो वो भी हमने किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है। तो हम मोटा मोटा हिसाब लगाने के लिए क्या करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने ये मंगा लिया तो मेरे पास 1/17 पहले थे और 65 और आ गए, मेरे पास टोटल हो गए 1,82,000। 182 में से मैंने ये मान लिया कि मैंने 1/20 की पेमेंट कर दी, जो कि मैंने अभी की नहीं है, मैंने मान लिया कि मैंने कर दी। अगर मैंने कर दी तो मेरे पास कितने बच गए? 62,000 बच गए। अब 62,000 बचने के बाद मेरे पास जो दोनों तरह के शेयर होल्डर थे वो फुली पेड अप हो गए हैं। फुली पेड अप हो गए तो मैंने देख लिया कि ये 62,000 वापस तो इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को करने हैं ना, तो कितना वापस करना बनता है? तो डिवाइड करके देख लिया नंबर ऑफ शेयर से, तो एक शेयर होल्डर पे 31 रुपए देने बनते थे। तो मैंने देखा कि इसको 31 देने, इसको भी 31 देने, लेकिन इससे मंगाने में एज्यूम कर रही थी 25 और इससे मंगाने में एज्यूम कर रही थी 40। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे 9 रुपए मंगा लो। अब इससे 9 रुपए मंगाने के बाद आप देखो आपके पास यहाँ पर टोटल जो अमाउंट थी 2,14,300, उसकी जगह आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 2,22,300। 2,22,300 में से जब आप ये सारी चीजें माइनस करोगे तो ये वाले बैलेंस में 9,000 एक्स्ट्रा हो गया ना, 1/17 + 9 हुआ कि नहीं? यस यस मैम। 1/17 + 9 में से अब 1,20,000 वापस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। यस मैम। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद बचेगा वो 6,000 हम किसको दे देंगे? दूसरे शेयर इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया कि नहीं? यस मैम।